आज हम पुनः दृष्टि आईएएस का भारतीय संविधान की किताब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर, जिसमें से हम पिछले वीडियो में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 7 तक पढ़े थे और आज हम जो है भारतीय संविधान का पेज नंबर 8 से पढ़ेंगे। न्यायिक सक्रियतावाद की धारणा आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियतावाद की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। इसका अर्थ उस स्थिति से है जब न्यायपालिका आगे बढ़ चढ़कर काम करती है तथा विधायिका और कार्यपालिका के लिए निश्चित किए गए कार्यों में भी दखल देने लगती हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में पिछले 20-30 वर्षों में न्यायिक सक्रियतावाद के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। जनहित याचिकाओं को आधार बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने कई अभूतपूर्व निर्णय दिए हैं। अनुच्छेद 21 की मौलिक व्याख्याएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा आजकल कुछ न्यायाधीश पर्यावरण रक्षा के मुद्दे पर कई क्रांतिकारी महत्व के निर्णय दे रहे हैं। ऐसी न्यायपीठों को आजकल हरित पीठें कहा जाने लगा है। शासन प्रणालियों के प्रकार। राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकारों या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक सी नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप को देखे जाते रहे हैं और आज भी देखे जा सकते हैं। इनके वर्गीकरण के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। शासन प्रणालियों के प्रकार। इसका शासन प्रणालियों का जो है 4 प्रकार दिया गया है। पहला, साख समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। दूसरा, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। तीसरा, शासन प्रणाली की संविधान सम्मत होने के आधार पर। और चौथा, शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। तो इसमें पहला देखते हैं, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की आधार के संख्या के आधार पर। तो इसमें जो है 3 भाग हैं, राजतंत्र तथा तानाशाही। दूसरा, अल्पतंत्र या गुटतंत्र। तीसरा, लोकतंत्र। अब दूसरा देखते हैं, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। इसमें 4 हैं, धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र। चौथा, लोकतंत्र। तीसरा है शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। इसमें 2 हैं, संविधानवाद, दूसरा गैर संविधानवाद। और चौथा है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। इस पे जो है 6 हैं, भीरतंत्र, औसत तंत्र, धनतंत्र, निरंकुश तंत्र, गुणतंत्र या योग्यता तंत्र, वृद्ध तंत्र। शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। राजतंत्र या तानाशाही, जब शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हैं तो ऐसे शासन को राजतंत्र कहते हैं। कभी कभी राजतंत्र स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश व्यवस्था के रूप में परिणत हो जाता है और तब शासक या सेनाधिकारी की मनमानी चलने लगती है। ऐसी शासन व्यवस्था को अधिनायकतावादी या तानाशाही कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि तानाशाही अनिवार्यतः एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, वह कभी कभी किसी गुट के हाथ में भी हो सकती हैं। अल्पतंत्र या गुटतंत्र, जब शासन एक छोटे से समूह के हाथों में केंद्रित होता है तो ऐसा शासन को अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र, जब शासन संपूर्ण जनता के हाथों में केंद्रित होता है तो ऐसे शासन को लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र या लोकशाही कहते हैं। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के ढांचे पर ही कार्य करती हैं।
कुछ ही देश ऐसे हैं जहां आज भी राजतंत्र कायम है। हाल ही में अरब देशों जैसे लिबिया, सीरिया आदि में घटी घटनाएं साबित करती हैं कि राजतंत्र जहां भी है, अब उसका भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश की जनता अपने विवेक के अनुसार शासन प्रणाली चाहती है। शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर धर्मतंत्र। जब किसी सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था धर्मतंत्र कहलाती है। मोटे तौर पर तिब्बत और वेटिकन सिटी की शासन प्रणालियों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। राजतंत्र। कभी कभी सत्ता का स्रोत किसी व्यक्ति की शारीरिक या सैनिक ताकत में ही निहित होता है। वह व्यक्ति तब तक शासक रहता है जब तक कि कोई अन्य उससे सत्ता छीन न ले। ऐसे शासन को राजतंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र। कहीं कहीं सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च वंश वो उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं। इस व्यवस्था को कुलीन तंत्र या अभिजनतंत्र कहा जाता है। प्राचीन यूनान तथा कई अन्य देशों में यह व्यवस्था प्रचलित थी। लोकतंत्र। आधुनिक युग में आमतौर पर सभी देशों में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता खुद होती है। वही तय करती है कि शासन कौन चलाएगा। इसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर संविधानवाद। इस व्यवस्था के अनुसार सम्मत शासन नियमों और कानूनों के एक समुच्चय के माध्यम से चलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी शक्तियां और दायित्व संविधान के माध्यम से निर्धारित होते हैं। ऐसे शासन को ही आमतौर पर विधि का शासन भी कहा जाता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधान के दायरे में आती हैं। हालांकि भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन की सरकारें उदार लोकतंत्र को स्वीकार न करने के बावजूद एक खास दृष्टिकोण से स्वयं को संविधानवादी बताती रही हैं। गैर संविधानवादी। इसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं होती। राजतंत्र, सैनिक शासन और तानाशाही ऐसी ही प्रणालियां हैं। राजतंत्र में राजा का आदेश ही कानून होता है। राजा हर कानून से ऊपर होता है, जबकि कोई कानून राजा की शक्तियों को सीमित नहीं कर पाता। तानाशाही या अधिनायक तंत्र में भी यही स्थिति होती है। शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर भीड़ तंत्र। इस व्यवस्था में राजनीतिक निर्णय विवेकशील व्यक्तियों के समूह के हाथ में नहीं होता, बल्कि समाज के लोग भीड़ की तरह विवेकहीन तरीके से ऐसे निर्णय करते हैं। भावनात्मक आधारों पर चुनावों में मतदान किया जाना इसी का एक उदाहरण है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार विवेक से नहीं भावनाओं से संचालित होता है। औसत तंत्र। इसका अभिप्राय यही भाव है कि लोकतंत्र में सत्ता सबसे समझदार व्यक्तियों के हाथों में नहीं होती, बल्कि औसत दर्जे के उन लोगों के हाथों में होती हैं जो जनता को अपनी वाक्पटुता से प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। धनतंत्र। इस व्यवस्था में शासक वर्ग में केवल धनी लोग ही शामिल हो पाते हैं। कई देशों में लोकतंत्र की शुरुआत में मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जाकर सिर्फ अमीर वर्ग की तक सीमित कर दिया गया था। यह धनतंत्र था। आज भी लोकतंत्र में व्यवहारतः चुनाव वही लोग जीत पाते हैं जो धनी वर्ग से होते हैं। निरंकुश तंत्र। इसमें शासक वर्ग किन्हीं भी सीमाओं को न मानते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक शासन चलाता है। आमतौर पर राजतंत्र, तानाशाही तथा अल्पतंत्र में निरंकुश तंत्र बनने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, किंतु कभी कभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। गुणतंत्र या योग्यता तंत्र। यह एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शक्ति तथा दायित्व वितरित किए जाते हैं। इस प्रणाली में राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही में आने के लिए व्यक्तियों में मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है तथा जो उम्मीदवार सबसे अधिक योग्य होते हैं
उन्हें ही वह पद और प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। समाज के वंचित वर्ग प्रायः गुणतंत्र का विरोध करते हैं क्योंकि कई शताब्दियों के वंचन और दमन के कारण उनकी क्षमताएं तुलनात्मक रूप से कम हैं। दूसरी ओर समाज का ताकतवर वर्ग प्रायः गुणतंत्र का समर्थक होता है क्योंकि वंचित वर्गों की तुलना में उसे अपनी क्षमताओं को विकसित करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। वृद्ध तंत्र। इस शासन व्यवस्था में शासन के सर्वोच्च पदों पर आसीन होने का मौका वृद्ध व्यक्तियों को ही मिलता है। परंपरागत समाजों में जहां अधिक आयु को परिपक्वता का प्रमुख लक्षण माना जाता है, इस तरह की व्यवस्था प्रायः देखने को मिलती है, जबकि आधुनिक समाजों में राजनीतिक शक्ति युवा लोगों के देने की मानसिकता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। शासन प्रणालियों के अन्य प्रकार। शासन प्रणालियों का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टियों से भी किया जा सकता है। इनके दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। शासन प्रणालियों के प्रकार। केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर। तो केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर 3 प्रकार होता है: परिसंघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंध के आधार पर 2 प्रकार के होता है: संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। केंद्र तथा प्रांतों के संबंधों के आधार पर देखते हैं। परिसंघात्मक प्रणाली। परिसंघ का अर्थ होता है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। विभिन्न स्वतंत्र राज्य या प्रांत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों जैसे विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा तथा संचार आदि का प्रशासन वे लोग मिलकर करेंगे और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। इन प्रांतों या निर्माणक इकाइयों को यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि यदि वे चाहे तो परिसंघ से पुनः अलग हो सकते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था में परिसंघ या केंद्रीय ढांचा तो विनाशी होता है, किंतु जो प्रांत या राज्य मिलकर इसे बनाते हैं वे अविनाशी होते हैं। इसलिए इसे अविनाशी राज्यों या विनाशी संगठन भी कहा दिया जाता है। भूतपूर्व सोवियत संघ सिद्धांततः एक परिसंघ ही था जो कई स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था। हालांकि साम्यवादी शासन के दौरान व्यवहारिक तौर पर राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद उन सभी राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाना भी उसके परिसंघ होने का ही प्रमाण है। अब वे सभी स्वतंत्र राज्यों को राष्ट्रकुल के रूप में जुड़े हैं, पर यह संगठन यूरोपियन यूनियन की तरह एक ढीला ढाला सा संगठन है जिसे औपचारिक दृष्टि से परिसंघ भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का जब गठन हुआ था तो वह भी परिसंघ के रूप में ही विकसित हुआ था, किंतु आगे चलकर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्रांतिकारी निर्णयों से राज्यों का अलग होने का अधिकार खत्म हो गया। इसलिए अब अमेरिका परिसंघ न होकर संघ बन गया है। संघात्मक प्रणाली। संघात्मक व्यवस्था परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली होती हैं। यह व्यवस्था भी कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती हैं, किंतु इस समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सके। इसलिए संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे अन्य उदाहरणों में जर्मनी और स्विट्जरलैंड को रखा जा सकता है। ध्यातव्य है कि स्विट्जरलैंड का नाम न तो स्विस परिसंघ है, किंतु वास्तविक रूप में यह एक संघ ही है, क्योंकि किसी भी कैंटन को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एकात्मक प्रणाली। इस व्यवस्था में केंद्र को ही महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं। आमतौर पर छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है, ऐसी व्यवस्था पाई जाती है।
ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता, न ही उसके पास निश्चित शक्तियाँ होती हैं। उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, उनके नाम बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ब्रिटेन इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली भी एकात्मक ढांचे पर आधारित है। परिसंघात्मक तथा संघात्मक प्रणालियों की विशेषताएं। इनमें राज्यों या प्रांतों का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि केंद्रीय शासन राज्यों की सहमति और समझौते के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आता है। राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों और दायित्वों का वितरण स्पष्ट रूप में होता है, क्योंकि इसी के आधार पर राज्यों और केंद्र के मध्य समझौता होता है। संविधान की सर्वोच्चता परिसंघात्मक व संघात्मक प्रणालियों की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि संघ की स्थापना संविधान रूपी लिखित दस्तावेज के आधार पर ही होती है। यदि इसे सर्वोच्चता हासिल न हो तो संघ व इकाइयों के बीच का समझौता विश्वसनीय नहीं रह जाता। न्यायिक की स्वतंत्रता और संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत इन प्रणालियों में अनिवार्यतः स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो संविधान केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण करता है, उसकी समुचित व्याख्या को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और उन विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय की सर्वोच्चता का सिद्धांत को मानना जरूरी हो जाता है। परिसंघात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणालियों के लाभ। यदि समाज में जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वैविध्य हो तो उस वैविध्य के अनुसार राजनीतिक प्रणाली का गठन करना आसान हो जाता है। इसमें राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता दोनों व्यवस्थाओं के लाभ एक साथ उपलब्ध होते हैं। केंद्रीय सरकार को बहुत सारे छोटे दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है और वह अपना पूरा ध्यान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्रित कर पाती है। यदि कभी कोई राजनीतिक प्रयोग करना हो तो पहले उसे कुछ प्रांतों के स्तर पर करके वो उसके परिणामों की समीक्षा करके धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया में प्रयोग की विफलता का खतरा काफ़ी कम रह जाता है। आज जो है पेज नंबर 8 से पेज नंबर 10 तक पढ़े हैं और इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।